हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। उसका टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। उसकी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और समझेंगे भी, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक इज़ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। There are many phenomena which we observe in nature or at home. For example, raw mangoes shrivel when picked in brine. Brine means salt water. तो पहला एग्जाम्पल जो हमें दिया है वो है कि जो कच्चे आम होते हैं, रॉ मैंगोज होते हैं, जब उन्हें हम नमकीन पानी में पाते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन में पाते हैं, तो वो श्रिवल हो जाते हैं। श्रिवल मतलब सुंगड़ जाते हैं। विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। और जो विल्टेड फ्लावर्स होते हैं उनको जब फ्रेश वाटर में रखा जाता है तो वो रिवाइव हो जाते हैं, यानी दोबारा से ग्लो करने लगते हैं, दोबारा से खिल जाते हैं। ब्लड सेल्स कोलैप्स व्हेन सस्पेंडेड इन सलाइन वाटर। जो हमारे आरबीसीज होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, वो नमकीन वाटर में यानी सलाइन वाटर में जाते ही कोलैप्स हो जाते हैं। If we look into these processes, we will find one thing common in all, that is, all these substances are bounded by membranes. जो हमने ऊपर सभी substances पढ़े, raw mangoes, wilted flowers और blood cells, ये सभी क्या है? Bounded by membranes हैं। These membranes can be of animal or vegetable origin. अब जो ये membrane है वो किसी animal के सेल की हो सकती है या फिर किसी vegetable की भी। जैसे मैंगो की है तो फ्रूट ऑरिजिन की हुई, ब्लड सेल्स हैं तो ह्यूमंस सेल की है, ह्यूमंस में एनिमल्स में होती है ना ब्लड सेल्स, तो ये मेम्ब्रेन क्या हुई? एनिमल ऑरिजिन। एंड दीज अकर नेचुरली सच एज पिग्स ब्लैडर और पार्चमेंट, और कैन बी सिंथेटिक सच एज सेलोफेन। ये जो मेम्ब्रेन है एनिमल वेजिटेबल ओरिजिन हो सकती हैं या फिर नेचुरल हो सकती हैं, जैसे कि पिग्स ब्लैडर, या फिर पार्चमेंट, या फिर सिंथेटिक हो सकती हैं जैसे कि cellophane. These membranes appear to be continuous sheets or films, yet they contain a network of submicroscopic holes or pores. ये जो membranes हैं हमें continuous sheets या films की तरह लगती हैं, बट इनके अंदर बहुत सारे minute छोटे छोटे submicroscopic holes होते हैं। Small solvent molecules like water can pass through these holes, but the passage of bigger molecules like solute is hinder. मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जैसे कि पानी वगैरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन होल से पास कर सकते हैं, पर जो सॉल्यूट के बिगर मॉलिक्यूल्स हैं वो इन होल से पास नहीं कर सकते। मेम्ब्रेन्स हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। और जो मेम्ब्रेन्स इस टाइप की प्रॉपर्टीज शो करती हैं उन्हें हम एसपीएम कहते हैं। एसपीएम की फुल फॉर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Assume that only one solvent molecules can pass through these semi-permeable membranes. If this membrane is placed between the solvent and solution, the solvent molecules will flow through the membrane from pure solvent to the solution, and this process of flow of the solvent is called osmosis. तो अब यहाँ से हमारे पास आ गई ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। तो ऑस्मोसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ solvent. Solvent molecules will flow through membrane from pure solvent. Pure solvent से binary solution या फिर tetraenide solution में flow करना। किसका? solvent molecules का। उसे हम osmosis कहते हैं। This flow will continue till equilibrium is attained. The flow of the solvent from its side to solution side across a semi-permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied on the solution. और ये फ्लो कब तक चलेगा? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का फ्लो है फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड, उसकी प्योर सॉल्वेंट की साइड से सॉल्यूशन तक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे स्टॉप किया जा सकता है? जब हम कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन पर अप्लाई करें। दिस प्रेशर that just stops the flow of solvent is called osmotic pressure of the solution. जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर सॉल्यूशन पर अप्लाई कर रहे थे फ्लो को स्टॉप करने के लिए,
सॉल्वेंट के फ्लो को स्टॉप करने के लिए, उसे ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन across a semi-permeable membrane is due to osmosis। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ है? डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है वहाँ से जाता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में, यानी जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है बट सॉल्वेंट कम है, इसे ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब ये जो फ्लो है डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ये क्यों होता है? ऑस्मोसिस की वजह से होता है। The important point to be kept in mind is that solvent molecules always flow from lower concentration to higher concentration of solution। तो जो solvent molecules हैं lower concentration से higher concentration of solution में pass होंगे। The osmotic pressure has been found to depend on the concentration of the solution। osmotic pressure solution की concentration पर depend करेगा। The osmotic pressure of a solution is the excess pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis। Osmotic pressure वो एक्सेस प्रेशर है जो कि एक सॉल्यूशन पर अप्लाई किया जाता है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। दैट इज टू स्टॉप द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन। Osmotic pressure is a colligative property as it depends on the number of solute molecules and not on their identity। Osmotic pressure एक colligative property है। क्यों है? क्योंकि वो solute molecules पर depend करती है कि कितने number of solute molecules है, बल्कि उनके identity पर depend नहीं करेगी। For dilute solutions, it has been found that osmotic pressure is proportional to molarity। ऑस्मोटिक प्रेशर मोलारिटी के प्रोपोर्शनल है। C ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर T, thus इसे हम बोलते हैं पाई। पाई इज इक्वल टू CRT। हेयर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम लेंगे 8.314। पाई इज इक्वल टू N2/V। कंसंट्रेशन को हमने नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम में स्प्लिट कर दिया इनटू RT। Here V is the volume of a solution in liters containing N2 moles of solute। If W2 grams of solute of molar mass M2 is present in the solution, then N2 is equal to W2 by M2 and we can write pi V is equal to W2 RT upon M2। तो ये जो N2 था नंबर ऑफ मोल्स था, हमने उसे लिखा गिवन मास बाय मोलर मास, और जो वॉल्यूम इधर डिवीज़न में था हम उसे दूसरी साइड ले गए और मल्टीप्लाई कर दिया, और M2 हमने निकाला तो M2 इधर जाएगा और पाई भी इधर आ जाएगा ऑपोजिट साइड में। M2 पाई भी की जगह जाएगा और पाई भी M2 की जगह आएगा, और यहाँ से हमारे पास M2 की वैल्यू आ जाएगी W2 RT by pi V। Thus, knowing the quantities W2, T, pi and V, we can calculate molar mass of the solute। अगर हमें ये सभी वैल्यूज पता है तो हम मोलर मास यानी कि M2 निकाल लेंगे। Measurement of osmotic pressure provides another method of determining molar masses of solute। This method is widely used to determine molar masses of proteins, polymers and other macromolecules। The osmotic pressure method has the advantage over other methods as pressure measurement is around the room temperature and the molarity of the solution is used instead of molality। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें हम मोलालिटी की यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं मोलारिटी। As compared to other colligative properties, its magnitude is very large for dilute solutions। The technique of osmotic pressure for determination of molar masses of solutes is particularly useful for biomolecules as they are generally not stable at higher temperatures and polymers have poor stability। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो टेक्निक है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए यूज़फुल है? बायोमोलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि वो जनरली स्टेबल नहीं है हाइयर टेम्परेचर्स पर, और पॉलीमर्स के लिए क्योंकि उनकी भी सॉल्युबिलिटी पुअर है। Two solutions having same osmotic pressure
at a given temperature are called isotonic solutions. जिन सॉल्यूशंस का एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं. When such solutions are separated by semi-permeable membrane, no osmosis occurs between them. और जब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई जाती है तो उनके बीच में कोई ऑस्मोसिस नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल is equivalent to that of 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जिसे हम नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं. एंड इट इज़ सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली. तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें वो 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं क्योंकि वो हमारे ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है. ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी प्लेस द सेल्स इन अ सॉल्यूशन containing more than 0.9% sodium chloride, water will flow out of the cells and they would shrink. Such solution is called hypertonic. अगर कंसंट्रेशन दूसरे सेल से ज़्यादा है तो हम उसे हाइपरटोनिक कहेंगे और अगर किसी कंसंट्रेशन कम है किसी और सेल से तो हम उसे हाइपोटोनिक कंडीशन कहेंगे. The phenomenon mentioned in the beginning of this section can be explained on the basis of osmosis. A raw mango placed in concentrated salt solution loses water via osmosis and shrivel into pickle. Wilted flower revive when placed in fresh water. A carrot that has become limp because of water loss into atmosphere can be placed into water, making it firm once again. अगर कोई कैरेट जो है वो लिम्प हो गई है वाटर लॉस की वजह से तो हम उसे दोबारा वाटर में रखेंगे और वो फर्म हो जाएगी once again. Water will move into the cells when placed in water containing less than 0.9% salt. वही जो हमने ब्लड सेल वाली कंडीशन अभी ऊपर पढ़ी, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक कंडीशन. तो जो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक कंडीशन होती है इसमें क्या होता है, या तो सेल जो है वो श्रिंक होगा या फिर स्वेल होगा और इसी रिजल्टिंग पफनेस या स्वेलिंग को हम कहते हैं इडेमा. वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू प्लांट रूट्स and subsequently into upper portion of the plants is partly due to osmosis. The preservation of meat by salting and of fruits by adding sugar protects against bacterial action. Through the process of osmosis, a bacterium on a salted meat or candied fruit loses water, shrivels and dies.